Good morning. We are starting with CA Foundation Accounts Redemption of Preference Shares. एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर. बेसिकली क्या क्या है यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से अपन जाते हैं. करना क्या क्या सुन लो. क्या होता है रिडम्पशन और क्या होता है ये सब चीज. उन चीजों को अपन देखते हैं. देखो रिडम्पशन का मतलब क्या है. आपने एक बात तो पढ़ लिया होगा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स जो इश्यू करने हैं वो कभी ना कभी वो पैसे वापस लौटा देने के. दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिडम्पशन. ठीक है. अब देखो, हाँ मतलब सिंपल सी बात है. बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में अगर मैं निकाल दूं, आपको शेड्यूल 3 से निकालना है. जहां पे भी कंपनीज अकाउंट्स है वहां पे शेड्यूल 3 से निकालना है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सम अंडरस्टैंडिंग मैं टी फॉर्मेट में जा रहा हूं और यहां पे मैं बता रहा हूं कुछ चीजें आपको. देखो, शेयर कैपिटल आपका रहेगा, उसमें पेड अप वैल्यूज रहेंगे, कुछ पेड अप कैपिटल रहेगा और पेड अप में दो रहेंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. मान लो इक्विटी 100 और प्रेफरेंस है 50. ठीक है. अब रिडम्पशन करना मतलब क्या, ये 50 रुपए को रिटर्न करना है. दैट मीन्स आपका पेड अप वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है. पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगा, कम. बेटा इसके जाने का गम तो होगा हमको. इसके जाने का गम होगा कि नहीं होगा, दुख होगा कि नहीं होगा, होगा. लेकिन देखो, लाइफ ऐसी है किसी के जाने से किसी और को आना होता है और लाना ही होता है. जैसे तुम आ गए, समझे. किसी के जाने से किसी को आना होता है. एग्जाम्पल क्या बोलना है, आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा है बोनस इशू. इस चैप्टर के पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर है बोनस इशू. अगर प्रेफरेंस शेयर का पेड अप वैल्यू हम रिटर्न कर दे रहे तो उसकी जगह किसी ना किसी ने लेनी चाहिए. तो देखो क्या करते हैं बोनस में, आप क्या करते हो पता है क्या, आपके पास रिजर्व नाम की चीज होती है. उसमें जनरल रिजर्व, पीएल, कैपिटल, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कुछ डमी डमी रिजर्व्स होते हैं. जैसे जानबूझ के रेड कलर में लिखा, जो अपने को कंसिडर करने का नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ एनीथिंग. वो डमी रिजर्व है, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स नहीं है. जितने ब्लैक कलर में लिखे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी जो कैश में आया उतना हम कंसिडर करेंगे. बाकी अगर किसी असेट को खरीदते टाइम हमने शेयर्स इश्यू किए प्रीमियम पे तो वो प्रीमियम एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं है. ठीक है. अब देखो, किसी के जाने का गम हमको अगर मिटाना है तो किसी को लाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हाँ एक एक मेन चीज लिखना भूल गया मैं, क्या, सीआरआर. जब प्रेफरेंस शेयर्स बाहर जाएंगे ना, इधर नहीं, बाहर, इधर करते, गेट आउट, बाहर जा रहे हैं, हम क्या करेंगे तभी चुपचाप से इसमें से कुछ सीआरआर बना लेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम. वो जितना नॉमिनल वैल्यू हमने रिडीम किया है 50 रुपया, एट द सेम टाइम यहां पे सीआरआर बना लो 50 रुपया. एक पर यह फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 50 रुपए का बैंक बैलेंस या तो कैश बैलेंस आपके पास है. 50 रुपए आपने प्रेफरेंस होल्डर को दे दिए, बोला टाटा बाय बाय जाओ. बैंक में पैसा था, 50 रुपए दे दिया उसको, बोला टाटा बाय बाय जाओ. तो पहला ऑप्शन में क्या यूज करेगा, जनरल रिजर्व या फिर मेरे जो फ्री रिजर्व थे उसमें से 50 रुपए में ट्रांसफर करके रखूंगा सीआरआर की तरफ. क्यों किया, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स टाटा बाय बाय करके चले गए तो उनकी जगह लेने के लिए सीआरआर क्रिएट किया. और सीआरआर का एक में वो यूज क्या है, सीआरआर का एक में वो यूज क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक में वो यूज क्या है, एक ही यूज है उसका, एक ही यूज है. मतलब वो बनाया ही उस पर्पज के लिए. बोलो, सीआरआर का एक में वो यूज है. सीआरआर क्यों बनाया, मैंने अभी जैसा बोला ना, प्रेफरेंस होल्डर्स चले गए तो उनकी जगह भरने के लिए कोई तो आएगा, तो बोनस के तौर पे इक्विटी शेयर आएगा.
सीआरआर क्यों बनाया कि सीआरआर हमको याद रहे कि हमको किसको लाना है। सीआरआर में से हम क्या बनाएंगे, अब उससे होगा क्या, देखो ये जनरल रिजर्व पहले आएगा सीआरआर में, और सीआरआर से वो कहां जाएगा, इक्विटी में। मतलब आपका पहले जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर था वो वापस से बन जाएगा। समझा क्या? थॉट समझा क्या करना है, मतलब जब प्रेफरेंस होल्डर्स जा रहे, चेक करो अपने पास कैश है क्या, कैश नहीं है तो कैश लाना पड़ेगा। पहला पर्याय है कैश है ऐसा एज्यूम करके हम पढ़ रहे हैं, कैश है, कैश दे दिया, टाटा बाय बाय, सीआरआर बना लिया, सीआरआर से बोनस हम जब इशू करने वाले तब इशू कर देंगे। सीआरआर काय के लिए यूज होगा, बोनस इशू के लिए, नथिंग एल्स। तो बोनस के चैप्टर के लिए एक चीज याद रखना, जब भी आप बोनस इशू कर रहे हो ना और सीआरआर क्वेश्चन में दिया है ना, पहले सीआरआर यूटिलाइज कर लेना। समझा? अब ये हुआ एक कॉम्बिनेशन आपके सामने, पॉइंट समझा? मतलब यहां पे जो वैकेंसी क्रिएट होने वाली है वो कैसे ना कैसे भर के निकालना है, आइदर बाय दिस कैपिटलाइजेशन या फिर फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। उतना नॉमिनल वैल्यू कैसे तो भी फिलअप करके निकालने का है, या तो रिजर्व्स को उधर ट्रांसफर करो या तो इक्विटी शेयर्स इशू करो। अगर इक्विटी शेयर्स इशू करे तो दो काम होंगे आपके, इक्विटी शेयर्स जब इशू करेंगे तो कैश आएगा जो कि हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दे देंगे, और एट द सेम टाइम हमारा ये पोर्शन भी इक्विटी शेयर से भर जाएगा, तो हमको सीआरआर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सीआरआर क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। या फिर सबसे खतरनाक दोनों का कॉम्बिनेशन, तीसरा पर्याय दोनों का कॉम्बिनेशन। थोड़ा कैश है, थोड़े की जरूरत है, तो थोड़े की जरूरत के लिए यू कैन सेल योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन सेल योर फिक्स एसेट्स, ऐसा कुछ तो भी कैश आएगा, और थोड़े इक्विटी शेयर्स इशू करें और कैश आएगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, यहां पे जितना भी नॉमिनल वैल्यू हम रिडीम कर रहे हैं, यहां पे जितना भी नॉमिनल वैल्यू रिडीम कर रहे हैं, उतना आइदर इक्विटी शेयर इशू होना चाहिए या फिर सीआरआर क्रिएट होना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए। कैसे भी करके दोनों मिला के सीआरआर बनाओ या फिर इक्विटी शेयर इशू करो, दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल होना चाहिए जितना हमने रिडीम किया है नॉमिनल वैल्यू। बेसिक थीम समझा आपको, इस चैप्टर में करना क्या है, कोई जा रहा है, उसके उसकी जगह किसी को लाना है, किसको लाना है और कैसे लाना है, एक पार्ट ये। और जो जा रहे हैं उनको हम विदाई में क्या देंगे, बिदड़ी बोलते हैं ना हम उसको, विदाई में हम क्या देंगे उसको, ठीक है, कैश। तो कैश का प्रबंध है कि नहीं है ये चेक करना है आपको, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ना कंपनीज अकाउंट्स में और एक चीज आपको बता दूं, कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, इसका एक लीगल स्टेटस है। जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये अलग अलग व्यक्ति है, कोई अलग अलग इंडिविजुअल्स है ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ऐसे कुछ अलग अलग लोग हैं, बराबर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पैसे रिटर्न करने के हैं तो क्या एंट्री होएगा, बेसिकली मॉडर्न रूल्स आपको आते हैं अकाउंट्स के। I won't teach you accounts with golden rules. I will be emphasizing, putting up my emphasis on modern rules. तो मॉडर्न रूल्स आते हैं। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल को कैसा ट्रीट करना चाहिए, लाइबिलिटी। अब जब प्रेफरेंस होल्डर को पैसा हम दे रहे तो लाइबिलिटी कम हो रहा है क्या, हो रहा है ना। अब देखो अभी मेरे बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दिखेगा, प्रेफरेंस होल्डर्स की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिलहाल जब मैं ये प्रपोजल रख रहा हूं, रिडम्पशन का प्रपोजल जब रख रहा हूं, तो बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाई देगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की चीज दिखाई दे रही है, उसको गायब करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये पैसे किसके हैं, शेयर होल्डर्स। एक लाइबिलिटी कम की और दूसरी क्रिएट कर ली, दैट्स इट, ये एक एंट्री होगा। और जब पेमेंट होगा तो प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस होल्डर्स
डन। ये बेसिक एंट्रीज है, एंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, सिर्फ समझो ये एक लाइबिलिटी था और ये एक लाइबिलिटी है, एक कम हुआ और एक बढ़ गया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एंट्रीज में तकलीफ होने को नहीं मांगता, आपको सिर्फ तकलीफ देने वाला जो पार्ट रहेगा वो तीसरा है। तो टू समराइज देखो क्या क्या कर सकते हैं आप रिडम्पशन में। पहला, कैश पेड, क्रिएट सीआरआर। पहला क्रिएट सीआरआर मतलब जो है सिचुएशन उसमें जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करके भेज देने का उसको। दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर। एंड तीसरा, इन दोनों का कॉम्बो। तो आपका एग्जाम एरिया जो है ना वो ये है। एग्जाम में ये क्वेश्चन टेस्ट करेंगे, पहले दो इजी है वो नहीं पूछने वाले आपसे, आपको पूछा जाएगा ये वाला कॉम्बो। बताओ हमारे पास इतने शेयर्स है, बताओ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, या फिर हमारे पास रिजर्व्स इतने हैं तो कितना शॉर्टफॉल गिर रहा है सीआरआर क्रिएट करने के लिए तो उतना इशू करना पड़ेगा। ठीक। कॉम्बो में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ध्यान देना। आपको क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है सेम टाइम पे। इक्विटी कैपिटल है आपके पास, फिर प्रेफरेंस कैपिटल है, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट है। ठीक है। अब आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है वो ध्यान देना, आपके पास क्या क्या चीजें चेक करना है वो ध्यान देना। रिजर्व से, अब प्रेफरेंस शेयर से मान लो 100 के रिजर्व्स अवेलेबल है जिससे सीआरआर बना सकते हैं 50, और बैंक में पैसा अवेलेबल है 100। पहला कॉम्बिनेशन करते हैं, बैंक में पैसा अवेलेबल है 25। अब हमको पूरे के पूरे प्रेफरेंसेस उड़ा देने के, तो कैन वी डू विद द अवेलेबल बैंक बैलेंस? नहीं। आइदर यू नीड टू सेल सिक्योरिटीज, आइदर यू नीड टू सेल इन्वेस्टमेंट्स, या फिर इश्यू ऑफ शेयर। कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे एग्जैक्टली अगर अमाउंट लाना है तो? इशू इक्विटी 75। ओके। और बैंक में कितना है 25, तो 100 तुमने पे कर दिया। अब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया तो यहाँ पे 75 रुपीज कौन रिप्लेस कर देगा? इक्विटी वाला रिप्लेस कर देगा। तो 25 रुपए का क्या करना है? नॉमिनल वैल्यू रिप्लेस किसने किया? इक्विटी होल्डर्स ने। 75 रुपीज रिप्लेस कर दिया, लेकिन बचे वाले 25 का क्या बेटा? मैंने आपको क्या बोला, जितनी जगह खाली हुई है पूरी भरनी पड़ेगी। कितनी जगह खाली हुई है? 100 रुपीज की जगह खाली हुई है। 75 तो आपने फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से फिलअप कर दिया, बचे वाला बैलेंसिंग फिगर कितना है वो कहां से आएगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 75 प्लस सीआरआर 25। समझा कॉम्बिनेशन? हाँ। दूसरा, बोलो अब बताओ। पूरे प्रेफरेंस शो के रिडीम करने हैं, पूरे प्रेफरेंस शो के रिडीम करने हैं। तो विद द गिवन सिचुएशन, बाकी कोई एसेट नहीं है आपके पास, सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो विद द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेस व्हाट अरेंजमेंट्स यू आर सपोज टू डू? आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे रिडम्पशन के लिए? सी, मुझे एक बात बताओ, 25 का बैंक बैलेंस है, 75 का इशू कर दिया, तो 25 का सीआरआर। ओके, तो मतलब देखो इशू हम कितना करेंगे 75, और प्लस बैंक में अवेलेबल है मेरे पास 25, तो 100 रुपीज का पेमेंट का अरेंजमेंट तो हो गया। अब इसके अगेंस्ट फेस वैल्यू 75 आ गया क्या?
ये वाला, और यहां से 25 आ गया क्या? So we can go with the same option we used earlier. सेम वे, पहला जैसा यूज किया वैसे ही जा सकते हैं. अब तीसरा कॉम्बिनेशन. अब बताइए. इशू 90 का कर देंगे. ओके. सीआरआर में से 10 ले लेंगे. बचे वाला 90 का अपने इशू करवा दिया. समझा? क्लियर है? तो यहाँ पे +90 - 100 हो जाएगा. ऐसा ही होगा. समझा क्या? तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 15 रुपया. अभी भी कॉम्बिनेशन समझा क्या कि नहीं समझा? देखो मेरे पास सीआरआर बनाने के लिए स्कोप कितना है? 10 रुपया. तो 10 रुपये अगर मैं सीआरआर बना लूँ तो क्या उतना बैलेंस अवेलेबल भी है बैंक में मेरे कि उतना मैं पे कर दूं बिना इशू के? था. बट सर 90 रुपीज शॉर्टफॉल गिर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स की जगह फिलअप करने के लिए, तो सीधा सीधा क्या करूं, 90 का इशू कर दूं. सीआरआर के जितना बैलेंस अवेलेबल था बैंक में, इसलिए बचे वाला हमने मंगा लिया. समझा क्या? सीआरआर 10 का बन सकता है और बैंक में अवेलेबल भी उतना देने के लिए. बचे वाला इशू करना था, 90 का इशू किया, और हमने वो जो रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है उसको फुलफिल कर दिया. बैंक को मत देखो, हमको मेन फोकस कहीं पे करना है, 100 रुपए की जगह कैसे कैसे फिलअप करना है, उसके लिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इशू 100 का. वेरी गुड. थ्री. कैसे क्या सर? देखो अपने पास रिजर्व्स 10 है, लेकिन अपने पास बैंक बैलेंस कितना है? 5. तो मतलब 5 के इशू नहीं किए तो भी चलेंगे, लेकिन 100 में से 5 गए तो बचे वाले इशू करने पड़ेंगे. 95 का इशू होएगा. पूरा ही करना पड़ेगा. इशू करो, नहीं तो फिर असेट कोई हो गए, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचने वाले होंगे तो बेचो, लेकिन उसमें भी 10 ही रुपए का आप सीआरआर क्रिएट कर सकते हो. ऑल दोज एग्जांपल्स आई हैव टेकन एज्यूमिंग दैट जो रिजर्व्स बचे हैं उसमें से सीआरआर क्रिएट होता है. सीआरआर क्रिएट करने के लिए वो अवेलेबल है, ऐसा एज्यूम करते हुए हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ी. एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो. इस चैप्टर में एक ही पॉइंट है, वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जा रहे हैं उनकी जगह कैसे फिलअप करवाने का, आइदर बाय इशू ऑफ शेयर्स, आइदर बाय क्रिएटिंग सीआरआर, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन. बस एक ये लिंक पकड़ लो. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं, बाकी सब जर्नल एंट्रीज है, वो ठीक है. जर्नल एंट्रीज इजंट एंड बिग इशू. व्हाट इज द मेन वर्किंग नोट इज दैट जो आपने अभी आंसर्स दिए, ये वर्किंग नोट है. ठीक है? लिखना है आपको? नहीं लिखना? चलो कोई बात ना, को लिखो, कोई दिक्कत नहीं. बड़े क्वेश्चन की तरफ. हम्म चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. बाकी थ्योरी में गो थ्रू नहीं कर रहा हूं, आपको कोई दिक्कत होगा तो आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज. मैं सीधा सीधा आ जाता हूं इस पे. इलस्ट्रेशन 1. आगे.
नेक्स्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, अंडरलाइन फुल्ली पेड अप। मतलब कोई टेंशन का काम नहीं है, स्ट्रेट अवे अपन रिडम्पशन कर सकते हैं। अगर फुल्ली पेड अप नहीं होते तो पहले पैसे मंगाने का, हम्म? पहले पैसे मंगाने का उनसे। ठीक है, नेक्स्ट। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। एट पार बोले तो इसमें भी कोई झंझट नहीं है, लॉस कुछ खा रहा है क्या कंपनी? नहीं, जितना फेस वैल्यू है उतना ही वैसा पैसा वापस दे रहे हैं। At par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each fully paid up at par, you are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of company। तो मतलब सीआरआर बनाने का झंझट है क्या? नहीं, तो हिंट में लिख लो आंसर में, नो झंझट। चलो फटाफट आप जर्नल एंट्रीज बताते चलो, क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो है ना, ये 5000 प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसा ड्यू करना पड़ेगा आपका। 5000 इंटू ₹100 ड्यू करना पड़ेगा, पेमेंट बताना पड़ेगा, पेबल बताना पड़ेगा। कर लो। अच्छा, वर्किंग नोट्स आप कैसे बनाते हो वो एक बता देना मेरे को। वर्किंग नोट मैं कैसे बनाता हूँ आपको समझा देता हूँ, अकॉर्डिंगली आप आपका एक्शन पुटअप कर सकते हैं। इस चैप्टर में वर्किंग नोट इज द की पार्ट। मेरा वर्किंग नोट कैसा आएगा, देखो अपने को करना क्या है, सीधा सीधा इक्विटी शेयर्स इशू करना है। अब कितना इशू करना पड़ेगा? पहले तो मेरे को एक बात बताओ, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल कितना है? 5000 इंटू 100 है क्या? कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू। डन, हो गया। ये वर्किंग नोट चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर बार भागाकार गुणाकार करके बताना जरूरी नहीं है। यू आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, अब वो थोड़ा प्रैक्टिकल लिख सकते हो आप। रियल लाइफ ऐसी कैलकुलेशंस होने वाले आगे, ठीक है? ये वो डिवाइडेशन करके बताया, काटा काटी किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलसी अलाउड है तुमको, तुमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया बस यहाँ पे लिख दो कि भाई मेरा ये जो 5000 है ना वो कैसे आया, ए लाइन में जो चीज लिखी है ना डिवाइड बाई बी लाइन में जो चीज लिखी है वो। ठीक है, डन, चलो करो सॉल्व। इसके अलावा कोई वर्किंग नोट है क्या? फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर किसके बुक से, बुक्स ऑफ हिंदुजा कंपनी। जैसा नाम है वैसा लिखना, अलग मत लिखना। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड, ओके। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। और एग्जाम में फॉर्मेट्स लाइनिंग वाइनिंग ड्रॉ नहीं कर रहे हो चल जाएगा, बट पुट अप हेडिंग्स। एंड जब लेजर बना रहे हो वर्किंग नोट्स में से, सिंगल एंट्री का चैप्टर है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, तब बहुत सारे लेजर्स जब बनाने होते हैं ना, यू कैन फोल्ड द पेज एंड वर्किंग नोट्स का हेडिंग देने के बाद एक बार पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट लिख दिया, उसके बाद कोई भी लेजर को पर्टिकुलर्स लिखने का काम करने का नहीं, सिर्फ लेजर का नाम लिखने का। दे एज्यूम दैट कि ऊपर जो हेडिंग लिखा है वो कंटिन्यूएशन में सारे लेजर्स को एप्लीकेबल है। क्लियर है? टाइम बचाने का अपने को, वर्किंग नोट्स पे ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, लिखने का फटाफट। ठीक है, चलो यहां पे लिखेंगे अपन सीरियल नंबर या डेट। डेट दिया नहीं है, पर्टिकुलर्स। पट्टी पेंसिल है तो फटाफट लाइनिंग मार लो, नहीं है तो चलो आगे। चलिए बताओ।
मॉड्यूल बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो और डायरेक्ट एंट्री करते अपन। चलो, पहला एंट्री क्या है? आइदर यू शो पेएबल अमाउंट, पेएबल, पेमेंट नहीं, पेमेंट सबसे आखिरी में करेंगे अपन, पहले तुम पेएबल अमाउंट बताओ, नहीं तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर बताओ, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। चलो, पहला क्या करना चाहते हो? इशू। चलो, बैंक टू इक्विटी शेयर। आपको नरेशन भी लिखना है, बीइंग शेयर्स इशूड। सी, नरेशन में बहुत ज्यादा नहीं भी लिखा तो चलता, लेकिन लिख के जरूर आना, नहीं लिखा तो मार्क कट जाएगा, लिखा तो मार्क नहीं बढ़ने वाला, लेकिन नहीं लिखा तो मार्क जरूर कटेगा। तो बीइंग समथिंग समथिंग समथिंग, आपको जो सूझा उस टाइम पे लिखने का कि हमने इक्विटी शेयर्स इशू किया, बस खत्म। कितना? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद दूसरा ड्यू का एंट्री बताओ, प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ओ सॉरी, उल्टा हो गया क्या? कितने परसेंट है ये? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। इजी है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। बीइंग अमाउंट ड्यू। नेक्स्ट, अब बैंक से पे कर दो, प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट। डन। नरेशन लिख के आना, छोड़ना मत, कुछ भी लिखना लेकिन लिख के आना, कुछ भी इन द सेंस सेंसिबल लिखना, नहीं तो सर बीइंग आई अटेंडेड आनंद सर क्लासेस, ऐसा नहीं। वहां पे उस जर्नल एंट्री के रिलेवेंस में थोड़ा बहुत तो भी लिख के आना, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, टाइम नहीं डालना, ठीक है? डन विद। चलो अगला इलस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट वाले पे बात करें तो क्या है इसमें, कुछ अलग है क्या? प्रीमियम पे रिडीम करना है, 2 रुपया प्रीमियम पे रिडीम करना है। आई शो यू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, लुक एट द क्वेश्चन। अब इसमें जितना अलग पार्ट है वो कर ले डील, जितना अलग पार्ट है वही डील करते हैं, पूरा सॉल्विंग नहीं करते। आप जगह छोड़ दो, एक पेज एंट्रीज मार लेना बाद में, उतने में हो जाएगा तुम्हारा काम। हाफ पेज भी बचा है तो उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलो, इलस्ट्रेशन 2। सी लिमिटेड हैज 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इच, फुल्ली पेड अप। यहाँ पे भी कुछ पैसा मंगाने की जरूरत है क्या वापस? नहीं। अब इसमें नवा चीज क्या किया है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट प्रीमियम ऑफ 2। कोई नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। हाँ, बताओ क्या करने का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? मैं इसका सिर्फ वर्किंग नोट बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वर्किंग नोट बताऊंगा इसका। पक्का? 10,000 की 1 लाख? जीरो का गड़बड़ कर रहे हो। अब वर्किंग नोट करते हो और एक पॉइंट सीख लेते हैं अपन, एक वर्किंग नोट करते हैं, पॉइंट सीखते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो इक्विटी शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है। बेटा अपने को देना कितना है? 10 लाख। व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज, ध्यान देना, इलस्ट्रेशन 2, प्रेफरेंस कितना है आपके पास? कितना, 10 लाख है क्या? प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 10 लाख है ना? कैसे कैसे, 10,000 इंटू, ये फेस वैल्यू हुआ क्या?
ये फेस वैल्यू हुआ, लेकिन आप इक्विटी शेयर कितने पे इशू कर रहे हो? प्रीमियम पे। इस वर्ड को दिमाग में लगा लो, मैंने क्या लिखा? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। देखो सीआरआर अगर नहीं बना रहे तो जितना नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस का कम हुआ है उतना ही नॉमिनल वैल्यू फिलअप होना चाहिए शेयर्स का। प्रीमियम अलग से, बैंक में पैसा आने दो ना, क्या फर्क गिर रहा है, लेकिन मेरे को फुलफिल क्या करना है कंडीशन, जितना प्रेफरेंस शेयर्स जा रहा है उतना ही इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू आना चाहिए। ऊपर की वर्किंग नोट भी देखो अपन ने क्या वर्ड यूज किया है। अब ये वर्किंग नोट ऐसा ही बनाओ तो तुम्हारा ना कैलकुलेशन में गड़बड़ होने का चांस कम हो जाता। 12 रुपए कभी गलती से लिखना मत। कितना लिखेंगे अपन? लिखो 10। सी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। 1 लाख। अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, रिसीव्ड इन बैंक। दैट्स इट, खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हाईलाइट करके रखो, बाकी इसमें कुछ भी अपने को करना नहीं है, सिर्फ इस पे ध्यान देना। बोनस का पिन मारा है मतलब पंक्चर किया है गाड़ी को। बच्चा लोग क्या करेगा घाई घाई में, अपन ने जो बी बीट पे 10 रुपए लिया ना उसकी जगह वो 12 लेगा, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम। अरे बट फेस वैल्यू नहीं आ रहा है ना पूरा। तुम अगर 12 रुपए से करोगे ना तो फेस वैल्यू कम आएगा ना, इक्विटी शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कम हो जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बस वो ध्यान में रखना, यहाँ पे अलग कुछ करना नहीं, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल गुड? लिखना है क्या वर्किंग नोट? लिख लो। बी वाले पॉइंट पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है? नाउ द थर्ड वन इज लेफ्ट ऑन योर पार्ट बेटा। अगला क्वेश्चन अपन डील करते हैं छोटा सा, इलस्ट्रेशन 4। चलिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करवाने के? क्या बोला है क्वेश्चन में? शैल आई रीड फॉर यू? The board of directors of the company decided to issue minimum number of equity shares of rupees 9 to redeem 5 lakh preference shares। मतलब हमको इश्यू ऑफ इक्विटी पे एम्फेसिस कम रखना है, जितना हो सके उतना सीआरआर यूज करना है। गॉट द पॉइंट? जितना सीआरआर यूज हो सकता है उतना यूज करना है। तो क्या बोला है? मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। इसका मतलब क्या कि आप सीआरआर बनाने के लिए कितना पैसा यूज कर सकते हैं? 3 लाख रुपया। तो बचेगा कितना फिर? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए जमा करने आपको इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। गॉट द पॉइंट? शुरू हो जाओ। एक कंडीशन क्या है आखिर में सिर्फ, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू बी इशूड बाय कंपनी टू एंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। Also determine the number of shares if company decides to issue shares in multiples of 50 only। ये रुपीस हटा दो यहां से। इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली, मतलब 50 शेयर का बंच ही हम इश्यू करेंगे। अगर एक शेयर इश्यू करना है तो एक नहीं इश्यू करेंगे, 50 करेंगे, 51 नहीं करेंगे, 100 करेंगे। मतलब
एक इंक्रीमेंटल जा रहा है 150 के ऊपर, अगर एक इंक्रीमेंट जा रहा है तो उसको अपसाइड राउंड अप कर लेने का, ठीक है। चलो इसका वर्किंग नोट रेडी, लिख के करेंगे एवरीबडी। इलस्ट्रेशन 4 वर्किंग नोट, ये आंसर भी है बोला क्या, वर्किंग नोट एज वेल एज आंसर भी है। पहला, फेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कितना है, 5 लाख। उसमें क्रिएटेड सीआरआर क्रिएटेड 3 लाख, बचा कितना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, क्या है, सी डिवाइड बाई डी कर लो, कितना है 2 लाख डिवाइड बाई 9, 22,023 आया मान लो। अब क्वेश्चन के आखिरी में एक कंडीशन दिया है आपको, मल्टीपल्स ऑफ 50 में इसको पुटअप करना है। आइदर दैट शुड हैव बीन दिस वन, अगर 200 आ जाता तो चल गया होता, या फिर आपको अब अप साइड जाना पड़ेगा, कम से कम शेयर कितना है 23 शेयर्स तो इशू करनी ही है ना, तो इसको मल्टीपल्स ऑफ 50 में ले जाएंगे अपन, 22,250, इतने इश्यू हम इतने शेयर्स इशू कर देंगे। कितने शेयर्स इशू करेंगे, इतने। चलो तो बेटा फेस वैल्यू कितना जमा होएगा अपने पास, इंटू 9, 2,250 इतना जमा हो जाएगा। तो सीआरआर 3 लाख में से 250 रुपया कम करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 299,750। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा। ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक्स्ट्रा वर्क है। आए बात ध्यान में, मतलब अगर तुमको बोला जाता जर्नल एंट्रीज मारो अभी, तो जर्नल एंट्रीज जब करते आपने शेयर्स तो कितने इशू किए 22,250, उसके अगेंस्ट फेस वैल्यू कितना मिलने वाला है सर 2,250 रुपया, 2,250 रुपया। तो सीआरआर 3 लाख का बनाना है कि 250 रुपये कम बनाना है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट्स इट, खत्म। समझा। चलो कर लो, लिख लो, ये एक्स्ट्रा वर्क है। अगर आपको जर्नल एंट्री मारने बोला जाए तो आखिरी के 2 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। 3 लाख भले ही अवेलेबल है जनरल रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स में, बट यूज कितने होंगे 299,750 इन द गिवन सिनारियो। डन। चलिए अभी बचे हैं 5 और इलस्ट्रेशन, 6 इलस्ट्रेशन, तो कोशिश करना आधे घंटे में इसको क्लोज करने का। एक बार आप समझ लो जर्नल एंट्रीज क्या है, तो जर्नल एंट्रीज पे एनर्जी मत लगाओ, आपकी एनर्जी लगनी चाहिए वर्किंग नोट्स पे, दैट्स इट। जर्नल एंट्री पे एनर्जी लगाने का नहीं, एक आध दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जर्नल एंट्रीज के, तो दैट्स इट। अगर वर्किंग नोट परफेक्ट आ रहा है अपना, हो गया, चैप्टर निपट गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, सोपा है। चलो रेडी, फिफ्थ वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, क्या दिया है। अब फिफ्थ वाला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पहले के ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, वो 2 मार्क के लिए अगर आता है तो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 5-6 मार्क के लिए पूछना चाहिए आपको, ठीक है। क्या है, बैलेंस शीट दिया है, अब इसमें शेयर कैपिटल दिया है 2,90,000। अब शेयर कैपिटल में 2 हिस्से होंगे, कुछ इक्विटी होगा, कुछ प्रेफरेंस होगा, उसका बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में रिजर्व सरप्लस 48,000 लिखे अपने पास। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना का बैलेंस है बेटा 31,000 का, ठीक है।
इतनी चीजों पे गौर करना, तीन चीजें जो मैंने लिखी है उस पर गौर करना। उसके बाद अभी देखो क्या बोला है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000, मतलब 290 में से 225 ये क्या है, इक्विटी है। 225 ये इक्विटी है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया बोलो, 65,000। ये क्या है, प्रेफरेंस। तो 65,000 रुपीज हमको लगने वाले रिडीम करने के लिए। बैंक में कितना लगेगा, 65,000 है क्या बैंक में, नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे कैसे ढूंढा अपन ने। अब मुझे एक बात बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, मतलब ये जो बैलेंस लिखा है 48,000 ये क्या है, ओनली पीएलए, मतलब पूरा की पूरा यूज हो सकता है, पूरा की पूरा यूज हो सकता है फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। अब भाई साहब 31,000 है, इसका मतलब 31,000 और 65,000 के बीच में गैप है, वो फिलअप करना है मेरे को बैंक से। कैसे कैसे करना है उसका अरेंजमेंट उन्होंने कुछ बोला है, देखो, टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर रुपीज 15,000, कितने में सेल करने का, 15,000। कितने के हैं इन्वेस्टमेंट अपने, ओ माय गॉड, क्या हुआ प्रॉब्लम बताओ, इससे क्या होगा। एक तो लॉस होएगा, 15,000 बैंक में बढ़ेगा, मतलब 15,000 इधर बढ़ जाएगा, लेकिन सर एट द सेम टाइम 48,000 में से क्या कम हो जाएगा, 3,500। देखो ये इंप्रेशन में मत रहना कि 48,000 ओपनिंग बैलेंस है वो वैसे को वैसा रहेगा, वो कम होने वाला है बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वापस सीआरआर का इंपैक्ट चेंज हो गया। दूसरा क्या है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। अरे मतलब वो 31,000 प्लस 15,000 में से 12,000 ऑलरेडी साइड में रखना है, मतलब माइनस 12,000, इतना बैंक बैलेंस अवेलेबल है। हाँ, सिर्फ 3,000 ऐड होंगे ऐसा। 12,000 बैंक बैलेंस रखना ही रखना है, पूरा यूज करने का क्या, बैंक में जितना है उतना नहीं, बैंक में पैसा 12,000 रखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो यूज करो बोलते हैं। तो सर अब क्या करें, शेयर्स इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ, उसमें तुमने एक कंडीशन रख दिया कि 12,000 यूज करने का नहीं, फिर आगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करने का, बचे हुआ पैसा रेज करने के, क्या पैसा रेज करने के लिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करने का। मस्त क्वेश्चन है, चलो शुरू करें क्या, चलो रेडी। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मस्त क्वेश्चन है। चलो पहला वर्किंग नोट, प्रेफरेंस का अमाउंट निकाल के दे दो मेरे को। वर्किंग नोट नंबर 1, फेस वैल्यू ऑफ, टोटल कैपिटल कितना है आपका, 2,90,000, उसमें से फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 225, तो सी बैलेंसिंग फिगर, प्रेफरेंस है क्या, 65,000, बराबर। डन। अब प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना वो निकाल सकते हैं क्या अपन, लिख के रखो जजमेंट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, अगर आपको लेजर्स बनाते आते हैं तो सबसे बेस्ट, लेजर्स अगर बनाते आते हैं तो सबसे बेस्ट। लेजर कैसे बनेंगे देखो, पीएल का एक लेजर और बैंक का एक लेजर। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 48,000 है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बेटा बैंक में बैलेंस कितना है, 31। यू सोल्ड आउट द इन्वेस्टमेंट, तो पैसा किधर आएगा, बैंक में डेबिट होएगा क्या, तो इन्वेस्टमेंट कितना, 15,000।
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन किया है क्या? उसका दिमाग यहाँ पे लगाने का है, क्या करने का? बोले सर अपने को एक है ना बैलेंस बचा के रखने का है, बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 12,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? और अच्छा, और एक चीज, सॉरी हाँ, और एक चीज, तो लॉस कितना है? 3,500 लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई एम रेडी विद द थिंग्स, बैलेंसिंग फिगर निकालो यहाँ पे। कितना आ रहा है बैंक में बैलेंस, कितना अवेलेबल है? 30, इतना आई कैन यूज, है ना, इतना आई कैन यूज। और यहाँ पे कितना बैलेंसिंग फिगर है? 48,000 माइनस 30,500 कितना है? 44,500। प्लीज हाईलाइट दोज थिंग्स। ठीक है, अब मुझे कहां तक पहुंचना है? 65,000 तक पहुंचना है, इन टर्म्स ऑफ बैंक्स एंड इन टर्म्स ऑफ सीआरआर ऑल्सो। हाँ, मेरे को रिक्वायरमेंट कितना है बैंक में? मेरे को अगर 65,000 पे बैक करना है प्रेफरेंस होल्डर्स को, तो मेरे को दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या? एक तो मेरे को सीआरआर बनाने के लिए पैसा अवेलेबल है क्या? सीआरआर बनाने के लिए पैसा कितना अवेलेबल है? 44,500। मतलब शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? अगर 44,500 का बैंक बैलेंस भी होता मेरे पास तो शेयर्स उतने इशू करते, लेकिन बैंक बैलेंस अवेलेबल है क्या? नहीं। तो जितना बैंक में शॉर्ट है उतना इशू कर दो और फिर बच्चे वाला सीआरआर बनाओ। सी यहां पे स्टेप्स लिख लो, यहां तक आगे क्या ओफू लिख लो, यहां तक आए ओफू लिखो। ओफू मतलब ये सिर्फ आपके समझ के लिए आंसर का हिस्सा नहीं है, ये आपको समझना चाहिए इसलिए लिखा है। बेटा मेरे को देना कितना है वापस? 65 देना है। बैंक में कितना अवेलेबल है? तो बैलेंस कितना है? 65 में से 34 अगर दे सकते हैं अपन तो कितना आएगा बैलेंस? 31। ओके। और सीआरआर बनाने के लिए पीएल में कितना है? तो 65 में से 44,500 गया बोले तो सीआरआर कितना का बनाना, कितने का इशू करना चाहिए अपन ने? 20,000। मतलब देखो ये बैलेंस जो है ना इशू करवाना है मेरे को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20,500 शेयर्स इशू कर दूं, 20,500 रुपीज के शेयर्स इशू कर दूं, तो क्या बैंक में पैसा जमा होगा? जितना जरूरी है उतना पैसा जमा हो रहा है क्या? इफ आई इशू 20,500 रुपीज का फेस वैल्यू के शेयर्स, तो क्या बैंक में मेरे लिए जितना जरूरी है उतना पैसा जमा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सिंपली एक काम करो, 31,000 के शेयर्स इशू कर दो। समझा क्या? यूज दिस ऑप्शन, हायर ऑफ द बोथ। अब 31,000 के तो शेयर कितने में इशू करना है? 50 रुपया। तो 31,000, अब वर्किंग नोट बना देते हैं। कितना? एक मिनट, इसने क्या किया? 37,500 कहां से लिया इसने? और कुछ उड़ाने का है क्या अपने को? और कुछ उड़ाने का है क्या? देख, अब देखो एक गलती अपन खा गए यहाँ पे, अपन ने एक लाइन मिस कर दिया, प्रीमियम पे इशू करना है, तो अपना ये वर्किंग नोट हो जाएगा चेंज। तो बेटा प्रीमियम कितना आएगा यहाँ पे? 10% ऑफ वॉट? 65,000 का 10% बोले तो ये कितना आएगा? 6,500। बोले तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा? चेंज। ये कितना होगा बैलेंस? 48 में से कितना गया? 10,000 गया, 38,000 हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, और बैंक में से भी उतना पैसा कम हो जाना चाहिए, उतना पे तो करना है ना अपने को। या फिर, या फिर देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, फेस वैल्यू कितना है? 65।
5। ये ओप्पो है अगेन। देखो लाइन एक मिस हो गई अपनी और टाइम ले लिया अपन ने फिर से, तो ध्यान देके करना ही है। 65 में से सीआरआर के लिए कितना अवेलेबल है? 38,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे इशू के लिए? 27,000 रुपीज के शेयर्स इशू कर सकते हैं। रुको ना रुको ना रुको ना रुको, फेस वैल्यू के अगेंस्ट सीआरआर बनाना है। फेस वैल्यू के अगेंस्ट सीआरआर बनाना है, मतलब जितने के फेस वैल्यू हमने रिडीम किए उतना ही गैप भर के निकालना है। वो प्रीमियम तो हमारी इच्छा थी, हमने एक्स्ट्रा दिया। हमने पहले भी आपको क्या बोला, फेस वैल्यू पे फोकस करो। तो जितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उसके लिए कितना है मेरे पास, अब कितना अवेलेबल है? एक तो मैंने ये 6500 इधर उड़ा दिया और कम करके लाया 38,000, और 38,000 का सीआरआर बना रहा हूं मैं। तो वो 6500 ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया मैंने। अब बचा कितना मेरे पास? 38,000। 38,000 का सीआरआर बन सकता है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां से लाऊंगा मैं? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से, बराबर कितने? 27,000। कितने? 27,000 के, या फिर और अब मुझे एक्चुअली पे कितना करना है, पेमेंट कितना करना है? 65,000 प्लस 6,500, कितना पेमेंट करना है? 71। और बेटा बैंक में कितना है मेरे पास, तो माइनस कर दो, कितना बचेगा? 37,500। मतलब मेरे को बैंक में कितना चाहिए? बैंक में अगर पूरा पैसा चाहिए तो 37,500 के इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, या तो फिर सीआरआर का देखना है, सीआरआर बनाना है तो 27,000। अब मुझे बताओ 27,000 शेयर, 27,000 फेस वैल्यू मिले, इतना इक्विटी शेयर इशू करके मेरा काम बनने वाला है क्या? बैंक अभी भी अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज 37,500 फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स में इशू करूंगा। 37,500 के इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा। ठीक है, समझा? क्लियर है क्या? चलो, ये समझा क्या सबको? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बाकी कुछ नहीं है। ये जो वर्किंग नोट ओफू अपन बना रहे ना, यही मेन है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, समझा क्या? ये कैसे आया, ये समझा है कि ये बताना मेरे को, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं अपन। समझा? हाँ, अब वर्किंग नोट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना करना है आपको? अब ये जो मैंने ओफू लिखा है ना, इसको आप वर्किंग नोट का हिस्सा भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे को ऐसा ही लिखना, ऐसे को ऐसा ही लिखना, वो आंसर का पार्ट बन जाएगा आपके। ठीक है, अब 37,500 रुपीज चाहिए। फेस वैल्यू कितना है बेटा इक्विटी शेयर्स का? तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 750। ओके, आई एम डन विथ, यू कैन स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। चलो, जर्नल एंट्रीज करते टाइम अपन ने जो लेजर पोस्टिंग करे उसको कंसिडर कर लेना। लेजर पोस्टिंग में जो एंट्रीज करे ना उसको कंसिडर करके फिर जर्नल एंट्रीज कर लेना। पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दो, लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट मार दो। फिर प्रीमियम का एंट्री ड्यू कर लेना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पैसा देना है वो ड्यू कर लेना। फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखा देना, एंड लास्टली पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर्स दिखा देना। चलिए एंट्रीज ट्राई करिए। सो आई होप इस वाले के जर्नल एंट्रीज आपने कर लिए इलस्ट्रेशन 5 के। इलस्ट्रेशन 6 इज केप्ट फॉर होमवर्क, आप लोग आपका सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जाते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन 7। क्या इलस्ट्रेशन 7 में? अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए, कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए दो चीजें उन्होंने यूज करी है। एक तो इक्विटी शेयर्स इशू किया, दूसरा डिवेंचर्स इशू किया।
चलो, अब फिर से मैं मेरा फोकस वर्किंग नोट्स पे लाना चाहूंगा, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 3000, और उसका फेस वैल्यू कितना है? तो एक काम करो, 3000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? थर्ड कितना? 3 lakhs। और 25,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। यहाँ पे रिडीम करना है 10% से, ये भी ध्यान देना। अब उसके बाद में क्या बोला है? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड, द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या, जो डाउट था मेरा कैलकुलेशन करने के बाद कि अरे सीआरआर बनाना पड़ता कि क्या, सीआरआर बनाना पड़ेगा 50,000 रुपए का, समझा क्या? ये प्रेफरेंस का फेस वैल्यू है और ये इक्विटी का फेस वैल्यू है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 50। तो उन्होंने बोला है कि जितना आपको लग रहा है उतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से आप क्या बना लेंगे? सीआरआर। डन। अब इसमें नया पार्ट क्या है आपके लिए? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज के एंट्रीज, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के एंट्रीज इज नो डिफरेंट देन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के एंट्रीज। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एप्लीकेशन से डिबेंचर अकाउंट, ऐसा सेम में यहाँ पे एंट्रीज करना है, नथिंग इज न्यू देयर। चलो एंट्रीज कर सकते हैं इसके। चलो फटाफट जर्नल एंट्रीज करते हैं, मैं आपको डिक्टेट करते चलता हूँ, आप एंट्रीज करो। पहला इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लो, इलस्ट्रेशन 7। यहाँ पे नया क्या है? डिबेंचर्स वाला पार्ट है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ओफू। बीट द क्लॉक, 5 मिनट्स लगाओ और सारे एंट्रीज करो, चलो जल्दी जल्दी। मेरा वीडियो चलते रहेगा, आप लोग आपके हिसाब से एंट्रीज करते रहो और आखिरी में चेक कर लो बराबर है क्या सब कुछ। दोज हु आर लुकिंग एट द यूट्यूब, लुकिंग द वीडियो, वॉचिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब, आप आपका बीट द क्लॉक लगाओ। चलो पहला एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते बेटे, एप्लीकेशन आया फिर उसको अलॉटमेंट किया फिर इशू किया, कुछ लेन देन नहीं है, हमारा फोकस प्रेफरेंस वाले चैप्टर पे है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है हमने एक एंट्री पास करने का, वो एप्लीकेशन वगैरह के एंट्रीज पास नहीं किए हमने। नेक्स्ट, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स कर लेते हो। कितना परसेंट डिबेंचर्स? 14% डिबेंचर्स, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बींग डिबेंचर्स इशूड। अगला 3 नंबर, हम्म, अब प्रॉफिट्स का अमाउंट नहीं दिया है लेकिन ये बोला है सफिशिएंट है, तो दो चीजों के लिए आपको प्रॉफिट्स यूज करने हैं, एक तो रिडम्पशन जो हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का वो प्रीमियम पे हो रहा है वो एक लगेगा, और सीआरआर बनाने का है ना 50,000 का, पहले सीआरआर बनाओ, भूल जाएंगे अपन, सीआरआर बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो मैं कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
रिडम्पशन अकाउंट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम कितना 30,000. By that way 80,000 are debited. Done. Being transfer. Being क्या ट्रांसफर. फोर्थ एंट्री प्रेफरेंस होल्डर्स के पैसे ड्यू करवा दो. प्रेफरेंस प्रेफरेंस होल्डर के पैसे ड्यू करवा दो. कितना कितना परसेंट है प्रेफरेंस 12%. 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितना है अमाउंट 3 लाख रुपया. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 टू प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट 3,30,000. बैंक में इतना पैसा आ गया क्या आपके पास पे कर दो. प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट. डन. अब देखो एंट्रीज अगर घुमा फिरा के भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इफ आप देखोगे मॉडल में तो कभी कभी क्या होता है ना ये एंट्री अलग अलग किया होता है जो मैं बता रहा हूँ अभी. ये एंट्री ना अलग अलग करते हैं वो लोग. वन बाय वन डील करते हैं बट डजेंट मैटर्स. अब देखो और क्या किया अपन ने. ये यहाँ पे क्रेडिट किया और तुरंत यहाँ पे डेबिट कर दिया. ये अकाउंट हो गया नील. खर्चा बुक बाद में किया. पहले प्रोवाइड किया और फिर बुकिंग किया. प्रोवाइड करना मतलब प्रोविजन बनाना. बुक करना मतलब उसका अकाउंटिंग कर लेना या फिर एक्सपेंसेस बुक किए मतलब उसका एंट्री हो गया एक्सपेंसेस का. ठीक है डन विथ. इसके अलावा कोई एंट्री इसमें डन. चलो क्लियर है कि ये इजी था. नेक्स्ट नाउ दिस क्वेश्चन illustration 8 a good question. illustration 8 चलिए the capital structure of company consists of 20,000 equity shares of 10 each fully paid up and 1,000 redeemable preference shares of 100 fully paid up issued on 1/4/2021. तो ये आपको रिडीम करने के लिए क्वेश्चन पूछा है शायद. फिर बोला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज. रिजर्व्स का बैलेंस कितना कितना है. जनरल रिजर्व्स 80,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 आर नॉट फ्री. 10,000 का बैलेंस है लेकिन उसमें से अब ये ब्रैकेट है ना गलत देने में आया है. अलाउंस रिजर्व यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे नहीं. वर्डिंग में पंक्चुएशन थोड़ा गलत है उनका. ठीक है आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. 10,000 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है. ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000. कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 98,000. ठीक है एक डेटा यहाँ पे खत्म होता है. प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. And for this purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing undistributed reserves and surplus, subject to the condition that sum of 20,000 shall be retained in general reserves. इसके पहले एक क्वेश्चन आपने किया था वहां पे बोला था बैंक में कम से कम इतना पैसा रखना. इधर बोला कि जनरल रिजर्व में कम से कम 20,000 रुपए रखना. ठीक है अब आपको ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उन रिजर्व में से अपन कितना पैसा यूज कर सकते हैं. पहले अपन एक एक वर्किंग नोट डेवलप कर लेते हैं. चल इलस्ट्रेशन 8 वर्किंग नोट पहला प्रेफरेंस कैपिटल कितना है आपका फेस वैल्यू है 1 लाख. प्रीमियम कितना है इसमें
10%, तो 10,000, तो 1,10,000 टोटल कैश रिक्वायर्ड है आपको। डन। बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है? 98,000, राइट, 98,000 है। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो। सीआरआर कितना बन सकता है वो निकाल लो पहले। कितना कितना अमाउंट अवेलेबल है आपके पास? मुझे एक बात बताओ, जनरल रिजर्व पूरा यूज करना है क्या? तो जनरल रिजर्व कितना यूज कर सकते हैं? 80,000 माइनस 20,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यूज कर सकते हैं। कितना है? तो 20,000 पूरा यूज करेंगे। प्रीमियम माइनस करना, ये याद रख के करना। 10,000 का प्रीमियम माइनस कर लेना। प्लीज नोट दैट ये प्रीमियम का पैसा भूलना मत। आगे तीसरा, तीसरा चीज क्या था वहां पे? इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इसको यूज कर सकते हैं। ओनली 5,000 जितना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट्स में अगर फ्लक्चुएशन होता है ना तो उसका लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए अलाउंस है। इसमें से कितना अपन यूज कर सकते हैं? 5,000, वो यहां पे यूज कर लेंगे। ले लो। ठीक है, हो गया। इतने ही है सब चीजें। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है कि 2,000 यूज करना है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो। कितना अवेलेबल है फिर? 75,000 अवेलेबल है कि मेरे पास? हाँ, सीआरआर कितने का बनेगा? 75,000। बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? देखो बैलेंसिंग फिगर दैट इज टू बी कवर्ड बाय इशू ऑफ वर्किंग नोट का ए है क्या आपका? वर्किंग नोट 1 का ए माइनस यहां का सी कर लो। 1,00,000 माइनस 75,000। ऊपर का 1,00,000, ऊपर का 1,00,000। हाँ, वहां से मैं 75 माइनस कर रहा, तो बैलेंसिंग कितना बचेगा? 25,000। नो, अपने को फेस वैल्यू कंसिडर करना है। आपने को तो सीआरआर के लिए क्या कंसिडर करना है? फेस वैल्यू। उसमें से मैं कितना बना ले रहा हूँ सीआरआर? 75,000। तो व्हाट आई एम डूइंग इज 1,00,000 वर्सेस 75,000, बैलेंसिंग फिगर बचा 25,000। ठीक है, नेक्स्ट। इक्विटी शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? ऊपर लिखा है देखो, 10 रुपया। 10 रुपया। चलो, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 2,500। अब और एक पॉइंट आपको क्रॉस चेक करना है। यहां तक आ गए क्या? ये हुआ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, लेकिन इतना बैलेंस बैंक में है क्या? 1,10,000 रुपए। हाँ बट 98,000 है। देखो लग रहा कितना है आपको?
अब बैंक बैलेंस कितना है बेटा? 98, और ये 25 तुमने ऐड करवाए क्या? हाँ, कितना हो गया? 25 ऐड होएगा ना इशू के बाद, अगर इशू करते तो 25,000 ऐड हो जाएगा 98 में, कितना हो जाएगा? 123। अब मुझे एक बात बताओ, पेमेंट कितना करना है आपको? कैन वी डू दैट? एक 23 अवेलेबल है तो एक 10 दे सकते हैं ना। तो अपने को बाकी झंझट करने का नहीं है, 2500 शेअर्स इश्यू करो, सब हो गया अपना, डन। कळलं का? चेक करून करायचं, डायरेक्ट करायचं नाही, चेक करने का कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहे क्या, मेरे पास कैश भी अवेलेबल है, मेरा सीआरआर का कंडीशन भी फुलफिल हो गया है। समझ में आया? 1 लाख को 1 लाख मैंने बरोबर जोड़ दिया, आलं लक्षात? चला, एंट्रीज। चलो, चलो पहले सीआरआर बना लेते हो। हम्म? देखो यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का एंट्री आखिरी में करना, बाकी पहले किया तो चलता, पेमेंट आखिरी में करना प्रेफरेंस होल्डर को बस। हम्म? पहला एंट्री सीआरआर क्रिएट कर ले। अब सीआरआर क्रिएट कैसे करना है देखो, एज इट इज इतनी चीजें कॉपी कर लो एंड नीचे ले जाकर पेस्ट करो। जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट 10,000 एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस 5,000 टू सीआरआर 75,000 हो गया। डन। दूसरा एंट्री, वो जो उनको पैसे देने हैं प्रेफरेंस होल्डर्स को, वो कर लो। क्या है, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 8% रिडीमेबल, 8%। कितना? 1 लाख रुपया। अब ये एंट्री वर्किंग नोट वन में, आपका ये एंट्री वर्किंग नोट वन में है। प्रीमियम कितना है? टू प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट टू। डन। देन द नेक्स्ट एंट्री विल बी पेमेंट। कुछ सेल किया है क्या अपन ने यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट्स कुछ सेल किया है क्या? अब डायरेक्टली शेयर्स इशू है, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 25,000। बिंग शेयर्स इशूड। डन हो गया। और कोई एंट्री है इसमें? हाँ हाँ, बैंक हो गया, सीआरआर हो गया, 8% पेमेंट बाकी है ना, पेमेंट का कर लो एंट्री। प्रेफरेंस होल्डर्स, और एक एंट्री क्या बचा इसमें? प्रीमियम का खर्चा राइट ऑफ करना है। पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट्स इट। डन। तो लास्ट ये इलस्ट्रेशन जो 9th है इसमें आपको करना क्या है, देखो प्रोसेस सेम है, लेकिन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जो फॉर्मेलिटीज करने होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करने होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, है ना, फिर कॉल मनी, वो एंट्रीज यहाँ पे करने के, तो क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। वी ट्राई टू कवर अप whole of the chapter in one go. Roughly we have taken up 1 hour plus some time. So roughly 2 घंटे में अगर आप बैठे हो खुद से सेल्फ स्टडी कर लें तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर लिख के होना चाहिए क्वेश्चन। इसका मतलब अगर 2 या 3 क्वेश्चन कर रहे हो तो हाफ आवर एंड दैट्स इट, डन। अगली बार जब भी रिवीजन करना है एक स्लॉट रखना आधे घंटे का बिफोर द टेस्ट, आधे घंटे में निपटना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर के कंसेप्ट समझे होंगे, जो इलस्ट्रेशन मैंने समझाने की कोशिश की है, प्रोसेस समझाने की कोशिश की है, वर्किंग नोट्स समझे होंगे। यू कैन कमेंट बिलो कि आपको क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलेंगे अगले सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।